नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? आशा है कि अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने पढ़ो और पढ़ाओ ऑफिशियल चैनल में। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12th वालों के लिए, जो हाल ही में होने वाली परीक्षाओं के लिए, उसमें लेके आया हूँ मैं बायोलॉजी, जो कि हम रिवीजन के माध्यम से करेंगे। हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रक्चर के माध्यम से ही रिवीजन करेंगे। और एनसीईआरटी बुक का है, जो मैं फालतू नहीं पढ़ाऊंगा आपको, जो भी एनसीईआरटी बुक के अंदर होगा तो ही बताऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे? स्ट्रक्चर के माध्यम से करेंगे, हम पूरा देखेंगे। हम बायो के अंदर मैं लेके आया हूं तो आपके लिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। पहले बात कर लेते हैं हम पुष्पिका के, पुष्प का अध्ययन क्यों करते हैं। तो एक बात बता दें भाई, आप देखते आए होंगे कि मानव और पुष्प का एक गहरा संबंध रहा है, प्राचीन काल से भी रहता रहा है। और इसमें मानव के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, अनुष्ठानों के लिए, शोक के लिए, सुख के लिए, अनुराग के लिए, प्रेम के लिए बहुत से जो कर्म हैं जो पुष्पों के द्वारा किए जाते हैं, ऐसा पुष्पों का विषय है। इसीलिए हम पुष्प का अध्ययन करते हैं। और पुष्प का अध्ययन फल और बीज के लिए भी हम अध्ययन करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, हम लेकर चलते हैं आपको पुष्प के स्ट्रक्चर की तरफ। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन पढ़ने से पहले हम एक बार उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक बार स्ट्रक्चर यदि समझ में आ जाता है पूरे तरीके से, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं इसका। तो चलो आइए हम पहले पुष्प की बात कर लेते हैं। तो पहले एक ही बात करेंगे कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या कहलाता है? एंथोलॉजी पुष्प का अध्ययन कहलाता है। मेरे भाई, मैं इसीलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि कभी ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन पूछ लाता है कि पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसीलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब एंथोलॉजी क्या है? एंथोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन वो कर लेता है कि एंथोलॉजी कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पहले बात करेंगे दो शब्दों में। पहला शब्द है एंथोस। एंथोस, एंथोस का मतलब होता है फूल। एंथोस का मतलब क्या होता है? फूल। एंथोस का मतलब होता है फूल। लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो फूल का अध्ययन, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो क्या है? फूल का अध्ययन। अच्छा, फूल एक और है हमारे पास के, फूल की खेती को क्या कहते हैं? खेती को क्या कहते हैं? तो फूल की खेती को हम कहते हैं फ्लोरी, फ्लोरी कल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरी कल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरी कल्चर। तो क्या हो गया? पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, और पुष्प की खेती फ्लोरी कल्चर। ठीक है, तो आइए अब एक बात करते हैं स्ट्रक्चर के। हमने पुष्प को, इधर लिख लेता हूं, पुष्प को, पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं। कितने होते हैं? पुष्प के चार मुख्य भाग होते हैं। तो पहला भाग है अपना बाह्य दल पुंज। दूसरा भाग है हमारा दलपुंज, दल पुंज। तीसरा भाग है हमारा पुमंग, पुमंग। और चौथा भाग है अपना जायांग, जायांग। एक एक करके बताऊंगा मैं आपको कि बाह्य दल क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुमंग क्या होता है, और जायांग क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो मैं आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं अपन, जो पत्ती जैसी नुमा होता है ना। पहले फूल हमारा कैसा होता है कि पहले फूल इस तरीके से बंद होता है, और जब ये धीरे धीरे खुलता है तो एक पत्तियों की तरह इसकी डाली नीचे को नप जाती है फूल की।
तो नीचे को नभने वाली वो एक वो होता है ना उसका पुष्पासन, पुष्पासन के साइड में जो नभने वाली नीचे की चीज होती है, ऐसे जो होता है फूल का पुष्पासन, ये वाला भाग ये रखा है जो पुष्पासन क्या होता है, जो पुष्पासन होता है, और ये पुष्पासन कुछ इस टेक्सचर का होता है जिसपे हमारा पूरे फूल का धरा होता है, मतलब फूल बैठा हुआ होता है, इस पे ही फूल रुका हुआ होता है। तो ये क्या है अपना पुष्पासन। तो बाह्यदल, जो पुष्पासन के साइड में दो छही जैसे कान देखे ना तुमने कभी, छही के कान तो देखे होंगे, बकरी, छही मतलब बकरी, बकरी के कान देखे ना, बकरी के कान की तरह लटक जाते हैं फूल के दो नीचे, वही क्या है तुम्हारा बाह्यदल होता है। बाह्यदल, अब बाह्यदल को पुंज क्यों कहते हैं, तो पुंज का मतलब होता है इकट्ठा, बहुत से दलों से मिलकर, बहुत से बाह्य दलों से मिलकर एक पुंज बनता है, इसीलिए हम इसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया। अब होता है दलपुंज। दलपुंज क्या होता है, देखो पुष्प का एक मैंने बताया था जो ये वाला स्ट्रक्चर था, ये हाथ वाला, पहले ये खुला अपना, और ये नीचे को छह जैसे जो दो कान लटक गए थे इसके, छह जैसे दो कान लटके थे मेरे भाई, तो वो क्या थे अपने बाह्य दलपुंज थे। अब दलपुंज जो कान लटके तो उधर में ये खुलेगा, बीच में खुलता है, जो गुलदस्ता होता है उसके अंदर जो बीच में खुलने वाला भाग होता है वही क्या होता है दलपुंज होता है। जो दलपुंज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, इसका कोई कैसा भी कलर हो सकता है, जैसे कि गेंदा में लाल भी हो सकता है, गुलाब में लाल होता है, कनेर में पीला होता है, और ये और व्हाइट कलर के भी फूल आते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के दलपुंज हो सकते हैं। और दलपुंज इसीलिए कहते हैं कि जैसे मैंने तुमको बाह्य दलपुंज के बारे में बताया, वैसे ही दलपुंज बहुत से दलों से मिलकर एक पुंज बनता है, इसीलिए हम इसे दलपुंज कहते हैं। ठीक है, दलपुंज कहते हैं। अब इंग्लिश में एक बात बता दूं, बाह्य दलपुंज को हम क्या कहते हैं, कैलेक्स, कैलेक्स कहते हैं, इसे अपन कैलेक्स कहते हैं इंग्लिश में बाह्य दल को। और दलपुंज को इंग्लिश में हम कोरोला को, तो कोरोला क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। पुमंग को क्या, अब पुमंग की बात करेंगे, अभी अपन पुमंग पे नहीं पहुंचे। ये क्या होता है पुमंग, पुमंग होता है पुष्प का नर जनन, नर जनन होता है। अब ये क्या होता है पुष्प के पुमंग के, पुमंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस पे बात कर लेते हैं पहले। एंड एंड्रो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम पुष्प को इंग्लिश में कहते हैं, पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम, ये वाला भाग। अब इसमें एंड्रोसियम पुमंग कहाँ पर है, जो मैंने तुम्हें बता दिया है कि एंड्रोसियम और पुमंग क्या है, पुष्प का नरभाग। तो ठीक है, अब ये कौन सा भाग होता है ये देखना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये वाला स्ट्रक्चर है ये पुष्प का पुमंग होता है, क्या होता है पुमंग। जो पूरा स्ट्रक्चर है ना जो फूल के अंदर नर जनन तंत्र का होता है, वही ये पुमंग है। ठीक है, अब ये पुमंग के कितने भाग होते हैं, तो पुमंग के भी दो भाग होते हैं। एक तो तंतु होता है पुमंग, यार मैं एक बार मिटा लूं मेरे भाई, या मेरा फूल नहीं आ रहा है, चलो नीचे ही लिख लेता हूं पुमंग। पुमंग, पुमंग के दो भाग होते हैं, पहला होता है फिलामेंट, फिलामेंट, राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, असिस्ट कर, मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। फिलामेंट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, तंतु, तंतु, तंतु कहते हैं। एक होता है परागकोश, परागकोश, ठीक है, परागकोश, ये पुष्प के दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जायांग की। जायांग क्या होता है, अगर तुमने पुमंग समझ लिया है तो जायांग का तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाई कि जायांग कौन है, स्त्री। जायांग कौन है, स्त्री है, मादा है। ठीक है, तो बता दूं कि जायांग के मुख्य तीन भाग होते हैं। जायांग के तीन भाग होते हैं, तीन भाग, तीन भाग कौन कौन से होते हैं, अंडाशय,
अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये जायांग पुष्प के जो मादा भाग है, जायांग के ये मुख्य 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, अंडाशय को ओवरी कहते हैं, ओवरी कहते हैं, अंडाशय को ओवरी कहते हैं। वर्तिकाग्र को क्या कहते हैं? स्टाइल। वर्तिका को कहते हैं स्टाइल, वो वाला स्टाइल नहीं, ये पुष्प वाला स्टाइल है मेरे भाई, पुष्प वाला स्टाइल है। और इसको क्या कहेंगे? स्टिग्मा, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र को स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल और अंडाशय को ओवेरी। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे, पहले पुमंग को और विस्तार के अंदर देखेंगे, जायांग को भी देखेंगे। तो पहले मुझे एक साइड से खाली करना पड़ेगा, ये तुमको समझाने के लिए भाई, लिखने के लिए नहीं है, तुम समझ जाओगे तो अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इस साइड में ही बनाऊंगा मैं, जो भी बनाऊंगा। बात करते हैं पुमंग। पुमंग को मैंने क्या बताया आपको? पुमंग, मेरे पास अभी एक ऑफलाइन में एक छात्र बैठा हुआ है जिसका नाम सत्यम कौशल है, वो देख रहे हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? पुमंग। पुमंग के मैंने कितने भाग बताए? 2 भाग बताए। एक तो तंतु बताया, तंतु, एक बताया मैंने पराग कोश, पराग कोश बताया। ठीक है, तंतु को हम फिलामेंट कहते हैं, बिल्कुल ठीक। अब बात करेंगे हम तंतु। तंतु तो एक स्ट्रक्चर बना ले पहले फुल का, तभी बताऊंगा मैं। तंतु कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये होता है तंतु, जो पराग कोश से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पराग कोश के। ये होता है अपना तंतु भाग होता है। और झा होता है जो ऊपर, तंतु के बिल्कुल ऊपरी शीर्षक हिस्से पर होता है ये वाला हिस्सा, जो होता है अपना पराग कोश। पराग कोश, जो तंतु का निचला हिस्सा होता है ये वाला, ये निचला हिस्सा कैसे जुड़ा होता है? पुष्पासन से, पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है हमारा निचला भाग, पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब एक देखेंगे कि एक सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि नर जनन तंत्र के अंदर क्या क्या होता है। तो नर के अंदर क्या होगा? पहले होगा अपना तंतु, तंतु के बाद जो आएगा वो एक पुंकेसर, पुंकेश्वर। पुंकेश्वर के अंदर 2 भाग होते हैं, इसीलिए मैंने पुंकेश्वर को आपको नहीं बताया। वो क्यों नहीं बताया? कि तंतु के अंदर ही पुंकेश्वर आता है, सॉरी, वो पुंकेश्वर के अंदर ही तंतु आता है, इसीलिए तंतु से ही मैंने स्टार्ट किया। तंतु, एक तंतु होता है पुंकेश्वर के अंदर, एक तंतु, एक तंतु होता है पुंकेश्वर के अंदर, और एक होता है अपना पराग कोश। इसीलिए मैंने दोनों भागों को ही बताया मैंने तुमको। पराग कोश क्या होता है? पराग कोश होता है, ये दोनों पुंकेश्वर के अंदर होते हैं। और एक बात, मजे की बात ये है कि यहाँ पर वो होता है ना परागकोश, परागकोश। तो पुष्प के अंदर क्या होता है? परागकोश की एक निश्चित इनकी संख्या होती है, निश्चित मतलब गिनी चुनी संख्या होती है। और यहाँ मादा में निश्चित गिनी चुनी संख्या नहीं होती है, इसकी एक हो सकती है, एक से भी अधिक, और बहुत सारी हो सकती है फूल के अंदर, मादा के अंदर। और जो हम पुरुष हैं और ये हैं, जो मानव के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, तो मानव के अंदर क्या है कि मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर बहुत से शुक्राणु होते हैं, और मादा के अंदर एक निश्चित ही अंडाणु होता है। और उस अंडाणु होता है, तो कहते हैं ना कि जो कि हमारा बच्चा लाखों में एक है, इसका कारण ही क्या है?
बहुत से शुक्राणु जब अपनी बारात लेकर गए होंगे वहां, और उन्होंने क्या किया होगा कि उनसे प्रतियोगिता हुई है। जब उन्होंने आपस में जब प्रतियोगिता हुई तो उनमें से जीता तो वही दुल्हन को लेकर आए। और दुल्हन कौन सी है तुम्हारी? दुल्हन अंडा से है भैया। यदि कौन सा भी जो दूल्हा जाएगा उस दुल्हन से जाकर मिलेगा, तभी हमें कोई दूसरा नन्ना मुन्ना प्राप्त होने की संभावना हो सकती है। तो आइए इसी उदाहरण से समझ रहे हैं आपको। तो वहां क्या है कि एक मादा के पीछे, मनुष्य के अंदर एक मादा के पीछे बहुत से लौंडे घूम रहे हैं, दोस्त, बहुत से हम तुम जैसे छात्र घूम रहे हैं। लेकिन फूल के अंदर ऐसा नहीं। फूल के अंदर एक पुरुष के पीछे मादाएं घूम रही हैं। फूल के अंदर एक पुरुष के पीछे मादाएं घूम रही हैं। ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल साफ हो गई होगी ये चीज। तो मैं कहां पर था आपको पढ़ाने वाला? पुष्पासन नहीं, सॉरी, पुष्पासन नहीं, पराग कोश पे था। अब पराग कोश है, पराग कोश, पराग कोश। इस पराग कोश के बाद भी है कोई पराग कण, पराग कण। अब ये पराग कण कैसे होते हैं तो इसको भी समझते हैं। पराग कण कुछ इस प्रकार की हमें एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो जो पूरा क्या होता है, जो पूरा तो क्या होता है, पराग कोश, कण नहीं कोश। जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, जो इसका ऐसा ये वाला भाग, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो क्या होता है, पराग कोश होता है। लेकिन जो इसके अंदर जो कण भरे हुए होते हैं, छोटे 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 जैसे कण होते हैं, ये वाले कण, ये वाले कण, इनको क्या कहा है हमने? पराग कण। पराग कण क्या बोला है इसको? पराग कण बोला है हमने भाई। परागकण, और परागकण के अंदर जो की चीज होती है वो आप समझ गए कि कहां पहुंच गए हम पहुंच गए शुक्राणु पर। कहां पहुंच गए? शुक्राणु। कहां पहुंच गए? शुक्राणु पर पहुंच गए। तो क्या सीक्वेंस देखा हमने? तंतु देखा, पुंकेश्वर देखा। पुंकेश्वर के अंदर एक 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 तंतु होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, एक परागकोश होता है। और जो परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है। और परागकण के अंदर शुक्राणु, शुक्राणु क्या होता है? परागकण के अंदर शुक्राणु होता है। तो ऐसे एक वंश सा चलता आया है। मैं आपको वंश की तरह समझाऊंगा। जैसे कि हिस्ट्री में है, प्राचीन इतिहास में है, एक चीज मिलती है हमें देखने को। वो चीज क्या मिलती है कि इसको मिटा रहा हूं तब बताऊं एक साइड से, यहीं मिटा लूं, ये तो समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक गुप्त वंश है। कौन? गुप्त वंश। कहा जाता है कि इस गुप्त वंश की जनक किसे कहा जाता है? गुप्त है, गुप्त वंश। गुप्त वंश के अंदर होता है, पहले जो उसके वंश शासक होते हैं वो होते हैं गुप्त वंश के श्री हरिगुप्त। श्री हरिगुप्त, श्री हरिगुप्त। श्री हरिगुप्त के बाद कौन होता है? उनका लड़का घटोत्कच। घटोत्कच कौन होता है? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद होता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त होता है। चंद्रगुप्त के बाद उसका लड़का होता है। ऐसे ऐसे उनका सीक्वेंस चलता है। जैसे ही मैं बताता हूँ, तंतु होता है। तंतु को यहीं छोड़ दें हम, इस तंतु को यहीं छोड़ दें तो पहले पुंकेश्वर पे ही जाएंगे सबसे पहले। तो पहले कौन होता है? पुंकेश्वर। पुंकेश्वर का लड़का कौन हुआ? दो लड़के हुए पुंकेश्वर के। कौन हुआ? तंतु हुआ। तंतु हुआ, एक हुआ पराग कोशु हुआ। पराग कोश हुआ। अब इन दोनों में से संभवतः दोनों की ही शादी हो गई। तंतु की भी हो गई, फिलामेंट की भी हो गई। इन दोनों भाइयों की शादी हुई। जो कौन के दोनों भाई किसके थे? पुंकेश्वर के। कौन कौन से? तंतु और पराग कोश थे।
अब दोनों भाई की संभवतः शादी हो गई, लेकिन एक भाई के कोई भी बाल बच्चा नहीं था, उसके कोई भी लड़का नहीं था, इसीलिए पराग करके लड़का हुआ एक, और उस लड़के का नाम था पराग कोश। क्या नाम था? पराग कोश। क्या नाम था? पराग कोश हुआ। पराग कोश की शादी हुई तो ऐसे ही पराग कोश का भी हुआ एक। पराग कोश का कौन हुआ? परागकण। परागकण हुआ। अब परागकण के बाद जो भी हुआ उनका शासक था एक शुक्राणु। तो शुक्राणु, तो इस कहानी के तहत आपको याद रखना है। कैसे रखना है याद? पुंकेश्वर, पुंकेश्वर का लड़का ध्रुव है, एक तो तंतु और एक परागकोश। परागकोश, अब दोनों की संभवतः शादी हुई, लेकिन एक भाई के कोई बाल बच्चा नहीं था तंतु के, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, उसके कोई नहीं था, लेकिन पुंकेश्वर के एक बच्चा था, वो था परागकोश। परागकोश, परागकोश के एक बच्चा था परागकण। परागकण के बाद आता है अपना, समझ लो, शुक्राणु। तो हमने यहाँ बात कर ली है किसकी? पुमंग की। पुमंग मतलब एंड्रोशियम की हमने यहाँ बात कर ली है। इसको मिटा लो। अब हम अपन बात करेंगे जायांग, गायनोसियस। जायांग मतलब गायनोसियस, जो पुष्प का मादा भाग है। जायांग, जायांग, थोड़ा पेंसिल कम चल रही है यार, खत्म। जायांग की बात करते हैं। जायांग को इंग्लिश में कहते हैं गायनोसियस। गायनोसियस, गायनोसियम। ठीक है, इसकी बात करते हैं। मादा भाग है ये जायांग। तो जायांग के हमने क्या बताए? तीन भाग। तीन भाग कौन कौन से थे वो? तीन भाग थे। पहला था अंडाशय, अंडाशय। दूसरा भाग बताया मैंने आपको स्टाइल। तीसरा बताया मैंने आपको स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा बताया तीसरा भाग। अब यही बात करते हैं, अंडाशय हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक फूल के अंदर आपने देखा होगा एक लोटे जैसी संरचना होती है बीच में। कभी आपने एक फूल देखा है, गेंदा का फूल? गेंदा के फूल के अंदर का जो एक, तुमने उसको निकाल के उनकी पंखुड़ियों को, जब बीच में एक सीट सीट सी होती है गोल सी, वही क्या होता है? अंडा से होता है। लोटे की संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है उसकी, तो ये क्या है? अंडा से हो जाता है। जैसे जीरा है, ये है, ये क्या है? मादा भाग का अंडा से, अंडा से हो गया। और जो ऊपर को जा रहा है यहाँ से सुकड़ के थोड़ा ऐसे जा रहा है, कुछ इस प्रकार से जाएगा ऊपर के लिए। ये भाग, ये भाग क्या हो गया इसका? स्टाइल। क्या हो गया? स्टाइल हो गया। अभी इसका ये भाग स्टाइल हो गया, और ये ऊपर को जाते 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 कुछ ऊपर को एक गोल जैसी संरचना बनाएगा, तो ये क्या हो गया इसका? स्टिग्मा। ये क्या हो गया इसका भाग? स्टिग्मा हो गया। पेंसिल नहीं चल रही यार, कम चल रही है, थोड़ा मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है भाइयों आपको। ये क्या होता है? स्टिग्मा होता है। और ये क्या होता है? एक अंडाशय, अंडाशय। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट में जरूर करके बताएं, जिसको मैं सुधारने की कोशिश करूं। और वैसे गलती नहीं होंगी क्योंकि मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, ना कि किसी की सीरीज फिर से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू। तो अपना फूल का स्ट्रक्चर हो गया। अगली क्लास में हम आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में ही बात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।